खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले हमने आंकड़ों की मदद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी सूरत हाल है उसका जो है विश्लेषण किया था, लेकिन आज हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिन मुद्दों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार इलेक्शन लड़ा गया, और ये जानेंगे कि वो मुद्दे जो है वो किस प्रकार उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। हाँ तो दोस्तों, उन मुद्दों में जाने से पहले आप ये देखें कि 2017 में क्या हुआ था, ताकि जो है वो हम इसकी तुलना 2017 से कर सकें। यानी हम ये जानें कि 2017 में क्या मुद्दे थे और 2022 में क्या मुद्दे थे, और उन्होंने उस वक्त क्या काम किया था, और इस मर्तबा जो है वो उनका क्या प्रभाव जनता पर पड़ा। अब आइए मुद्दों पर बात करते हैं। 2017 में दूसरे चरण की इन 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी और 15 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी। ये जो बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली, और आपने देखा कि इतना बड़ा जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसके बावजूद बीजेपी को जो ये बढ़त मिली, उसका एक कारण तो ये था कि मुसलमान वोट जो है वो बढ़ गया था। बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इस मर्तबा भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर के मुसलमान ज्यादा है, वहां पर बल्कि पूरे इस सेकंड चरण के उसमें 22 मुसलमान कैंडिडेट बीएसपी ने उतारे और 19 कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस ने उतारे, जबकि 20 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे। तो इस इलाके में चूंकि मुसलमान ज्यादा रहते हैं, इसलिए सभी पार्टियां उनको जो है वो टिकट देती हैं, और कई मर्तबा ये भी होता है कि मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका वोट बढ़ जाता है। दूसरी चीज जो है वो इस चुनाव में, बल्कि पिछले चुनाव में भी आप देखें कि मुजफ्फरनगर दंगे जो 2013 में हुए थे और जो कैराना में जो वो हुआ था वायलेंस, उसको बीजेपी ने बहुत भुनाया, और उसी की वजह से बीजेपी को 2014 में भी बड़ी सफलता मिली, और उसी वजह से बीजेपी को 2017 में भी बहुत बड़ी सफलता मिली। तो उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। तो अब लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये लोग जो है वो जनता के कल्याण के कुछ काम करेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब 5 साल पूरे हो गए और दोबारा जब जो है वो प्रचार के लिए निकले, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने फिर वही शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर के दंगे जो है वो गृह मंत्री याद दिलाने लगे और कैराना का पलायन याद दिलाने लगे। हालांकि मुजफ्फरनगर दंगे में जो है वो दोनों समुदाय का, बल्कि मुस्लिम समुदाय का ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन वो तो जो है वो एक ही तरह की पिक्चर दिखाते हैं। इसी तरह से कैराना में जो पलायन हुआ उसके बारे में खुद वहां के बीजेपी एमपी ने ये बात कही कि इस पलायन का जो है वो वायलेंस से या हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि इस इलाके में लोगों के पास जॉब नहीं है, इसलिए वो लोग जो है वो आसपास के बड़े शहरों में, खासतौर से दिल्ली चूंकि वहां से नजदीक है, इसलिए दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। तो अब अगर बीजेपी वाले इन 5 सालों में वहां पर कुछ रोजगार बढ़ाते तो जो है वो पलायन रिवर्स हो जाता, लोग वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पलायन जो हो रहा था पहले से, यानी हिंसा के पहले से, वो जो है वो हिंसा के बाद भी जारी रहा, लेकिन बीजेपी ने उसको हिंसा से जोड़ दिया। बीजेपी ने एक स्कीम शुरू की थी ODOP, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये जो है वो आप इसको अगर टाइप करें गूगल में तो आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी, और इसके हवाले से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें, जमीनी स्थिति देखें, तो इस मामले में जो है 1 प्रोडक्ट को की जो वो है इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो पब्लिक तो भाई गूगल पे वेबसाइट देखकर वोट नहीं देती, उनको तो जमीनी हकीकत चाहिए। अब यह है कि गुंडागर्दी की बात बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि हमारे आने के बाद जो है गुंडागर्दी कम हो गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो कितनी बढ़ गई, पुलिस ने कितने इनकाउंटर किए, कितने लोगों को मारा। और अगर पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे
तो जनता की गुंडागर्दी करने की जरूरत ही क्या है। इसी प्रकार आप ये देखें कि 2014 और 2017 से पहले खास तौर से गन्ना की बात की गई थी कि हम 15 दिन में जो है वो गन्ने की वो देंगे। वहां का किसान गन्ने की वजह से परेशान है, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी वाले ये तो नहीं बता सके कि हमने जो है वो आपका गन्ने का सब पेमेंट दे दिया। तो वो जो है वो जिन्ना का वो उदाहरण लेकर के आ गए। अखिलेश ने एक स्पीच में कहा था कि सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों एक ही जगह पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जिन्ना के समर्थक है, और उन्होंने सरदार पटेल का उनसे जो है वो कंपेयर कर दिया है और जो है वो उनकी तुलना करके उनकी बेइज्जती कर दी है वगैरह वगैरह। तो गन्ने के बजाय जिन्ना जिन्ना करने लगे ये लोग। हालांकि लोगों को फिलहाल जो है वो गन्ने में दिलचस्पी है, जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं था। इस पूरे सिनारियो में यानी वेस्टर्न यूपी में जो पहले चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन ने किया, और जो दीवार बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ी की थी उसको गिरा दी। और इसी की वजह से आप ये देखते हैं कि दोनों जगह पर जो है वो सारा माहौल हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के जो है वो एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। लेकिन ये कि अपने योगी जी फिर भी वही कहने लगे कि नया भारत जो है संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। हालांकि इस इलेक्शन में वो मुद्दा ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि गज़वे हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। हालांकि गज़वे हिंद की बात किसी ने नहीं की, गज़वे हिंद की बात वही करते हैं और ये कहते हैं कि पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से इसे एक बात ये पता चलता है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो लोगों के अंदर जोश पैदा कर सके, और इसी वजह से बीजेपी का जो वोटर है उसका उत्साह कम हो गया है। और यही कारण हमने देखा कि वो परसेंटेज में दिखाई देता है। अब जब कुछ नहीं मिला तो बीजेपी वालों ने हिजाब का मसला उठा लिया, और जो है वो जनाब एक फोटो जो है वो संचार माध्यम में डाल दी कि दो जो है वो हिजाब वाली औरतें वोट देते हुए, नकली वोट देते हुए या डबल वोट देते हुए पकड़ी गई, और फिर उसका जो है वो बड़ा हंगामा किया गया। इसकी सच्चाई ये है कि कुल 6 लोग पकड़े गए। उन 6 लोगों में से 4 औरतें हैं और 2 आदमी है। जो 2 आदमी है उनके तो हिजाब का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो 4 औरतें पकड़ी गई हैं उसमें जो है वो 2 हिजाब वाली थी और 2 जो है हिजाब वाली नहीं थी। तो कुल 6 में से 2 हिजाब वाली औरतें हैं। तो उन 4 को छोड़ दिया गया जिनका हिजाब से कोई संबंध नहीं था, और इन दोनों को पकड़ के जो है उनकी फोटो दिखा के और ये बताने की कोशिश की गई कि बुर्का के जरिए से फेक वोटिंग हो रही है। ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूं ये बीजेपी की जो है वो समर्थक साइट है ऑप इंडिया, यानी जो उनका आईटी सेल चलाता है, आप ये कह सकते हैं ये उसकी खबर है कि कुल 6 लोग पकड़े गए। और इसको बीजेपी ने इतना उछाला कि उनकी जो प्रदेश के महामंत्री हैं राठौड़, उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिख दिया, और पत्र में ये लिख दिया कि भाई वो बुरके के चेकिंग के बगैर लोगों को जो है वो वोट देने का प्रावधान किया जा रहा है और उसकी वजह से फेक वोटिंग हो रही है। ये राठौड़ को इतना नहीं मालूम कि वोटिंग का जो निशान है वो उंगली पे लगता है, और अगर किसी ने वोट दे दिया है तो उसकी उंगली पे निशान होगा, वो दोबारा आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। और फिर ये कि हर बूथ के ऊपर जो है वो महिलाएं होती हैं, और अगर कोई महिला जो अधिकारी है वो किसी बुर्का वाली जो महिला है उसको चेक करना चाहती है, उसका जो है वो नकाब हटा करके उसको देखना चाहती है, उसकी फोटो के साथ मैच करना चाहती है, तो किसी महिला को इस पे आपत्ति नहीं है। सारी दुनिया में जो है वो मुस्लिम महिलाएं जो है वो हिजाब करती हैं और सारी दुनिया में सफर करती हैं, और उनको जो है अपनी पहचान को साबित करने में कोई परेशानी नहीं होती, ना चेक करने वालों को होती है, ना जो है वो उन लोगों को होती है जो कि अपनी पहचान दिखाते हैं। तो ये बेकार का मुद्दा जो है वो राठौड़ ने जो है वो उठाने की कोशिश की, ताकि अपनी इसको हिंदी में कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, ताकि हम जो है वो कल को ये कह सकें कि हम इसलिए हारे कि बुरके में पर्दा नशीन औरतें जो है वो आकर के जो है उन्होंने हमारे खिलाफ वोट दे दिया। हालांकि अभी 2 दिन पहले खुद मोदी जी ने कानपुर देहात में ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने अपना मन बना लिया है और बगैर शोर शराबे के 50% मुस्लिम महिलाएं जो है वो बीजेपी को वोट देने वाली है।
तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो बीजेपी को वोट देने वाली है, दूसरी तरफ उनके महामंत्री जो उत्तर प्रदेश के जो है वो इलेक्शन के जिम्मेदार भी हैं, वो जो है वो पत्र लिख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो पर्दा करके बुर्का पहन के उसके खिलाफ पोलिंग कर रही है। तो ये तो एक विरोधाभास है। लेकिन अगर दो औरतों की वजह से आप बुर्के के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं तो इस तस्वीर को देखें। ये संगीत सोम है, ये जो है वो बीजेपी का पहले एमपी था, फिर एमएलए था, मंत्री था, और इसने क्या किया कि इलेक्शन के दौरान, पोलिंग के दौरान जाकर के इसने पीठासीन अधिकार को थप्पड़ जड़ दिया और इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। तो अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? अब क्या आप जो है वो बीजेपी के सारे एमएलएस को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने पर रोक लगा देंगे क्योंकि उसने जाकर के जो है वो पीठासीन अधिकारी को या इलेक्शन ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया है? अब ये आप देखें, ये खबर भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें इन लोगों ने एक एसपी के लीडर को मारा उस मेरठ के अंदर, और उस लीडर का नाम है विपिन मनोटिया। लेकिन इन्होंने, ये जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, इन्होंने अपने इसमें क्या बोलते हैं, अपने ट्विटर में अगर विपिन मनोटिया लिखते तो जो हिंदू मतदाता है वो इनसे नाराज हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि फोटो किसी और की नाम लिख दिया कि सपा के प्रत्याशी मोहम्मद आदिल चौधरी को जो है वो लोगों ने पकड़ के मारा। और इस तरह से अब अगर ये लोग जा करके एसपी के नेताओं को जो है वो इलेक्शन के दौरान मारपीट करते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो प्रसारित करते वक्त उनका नाम बदल देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो क्या एक्शन लिया जाएगा, ये राठौड़ साहब को बताना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि तिलहर शाहजहांपुर में भी इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो है वो एसपी का जो लीडर है या कैंडिडेट है वो जो है लोगों को रिश्वत दे रहा था, और ये इल्जाम लगाने के बाद इसका कोई सबूत इलेक्शन कमीशन को देने के बजाय हंगामा शुरू कर दिया और जो है पुलिस स्टेशन को घेर लिया। अब पुलिस को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है, तो पुलिस ने जो है उनको मार पीट के वहां से भगा दिया। ये रिपब्लिक न्यूज वर्ल्ड की खबर है जो कि गोदी मीडिया का जो है वो सरगना माना जाता है। तो ये जो बीजेपी वाले पुलिस स्टेशन को घेर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इसके बारे में राठौड़ साहब जो है वो किसको पत्र लिखेंगे? और ये बात और भी आगे बढ़ी, बल्कि आप एनडीटीवी की ये खबर देखें जिसमें कि एक समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट को गोली मार दी गई। अब ये गोली किसने मारी होगी, ये बात समझना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब एक तरफ तो इनकी पार्टी जो है वो इस तरह की हिंसा कर रही है, और दूसरी तरफ ये जो है वो इसकी बातें कर रहे हैं कि साहब हिजाब की वजह से जो है वो मुसलमान फेक पोलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि यूपी के एक बड़े नेता जो कि भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो जब अपनी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे तो उनको जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोका और नारे लगाए और धक्का मुक्की की, और राजभर ने भाजपा पर यह इल्जाम लगा दिया कि योगी जो है वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अब अगर एक इतना बड़ा लीडर, इतना मशहूर लीडर जो कल तक इनके साथ था, वो इतना बड़ा आरोप लगाता है मुख्यमंत्री पर, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दौरों पर पाबंदी लगा देंगे, उनको जो है घर में बैठने के लिए कहेंगे? इस प्रश्न का जवाब भी राठौड़ को देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस तरह के जो इल्जाम तराशी होती है वो करने वालों को सोचना चाहिए कि इसके जवाब में उन तक क्या आ सकता है। खैर, ये थी हमारा जो है वो आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।